ये जो वार है, इस वार में एक नया टेंशन शुरू हो चुका है कि जैसे ही अमेरिकन सोल्जर्स आएगा, हमला करेगा, तो ईरान का भी जो मिलिट्री है वो भी उन पर टूट पड़ेगा। तो ईरान भी पूरी तैयारी के साथ बैठा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता था कि अभी के टाइम पे ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जोरदार युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के वजह से शेयर बाजार का डेली बेसिस पर धज्जियां उड़ रहा है, इतना तो हमें पता है। लेकिन अब ये जो तीनों देशों के बीच वार था, इस वार में अब एक नया टेंशन शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जो वार चल रहा था, इन तीनों के वार के बीच एक नया टेंशन शुरू हो चुका है। कौन सा वो नया टेंशन है? अब उस नया टेंशन की वजह से शेयर बाजार में आने वाले समय में क्या हो सकता है, आज की वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और नया वार शुरू हो गया है। जी हाँ, एक और नया युद्ध दो देशों के बीच शुरू हो चुका है। कौन सा वो दोनों देश है, क्यों शुरू हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस गिरते हुए मार्केट में हम अपना पोर्टफोलियो को कैसे बचा सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे पोर्टफोलियो का क्या हालत हुआ है, आपको भली भांति पता होगा। तो इस गिरते हुए मार्केट में हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है, तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स आया है, उन कमेंट का भी डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत। तो कौन सा नया टेंशन इस वार में शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी से ठीक 17 घंटा पहले का ये खबर है। 17 घंटा पहले खबर आता है, हाउथीज वार्न फिंगर्स ऑन द ट्रिगर्स एज यूएस इजराइल वार ऑन ईरान कंटिन्यूअस। यानी कि ये जो हाउथीज है, हाउथीज ने वार्निंग दिया था। किसको वार्निंग दिया था? यूएस और इजराइल को। हाउथीज ने बोला था कि हमारा जो फिंगर है वो बंदूक के ट्रिगर पर है, हमारा फिंगर कभी भी बंदूक के ट्रिगर में दब जाएगा और आप लोग खत्म हो जाओगे। ऐसा जो वार्निंग है, ये हाउथीज ने 17 घंटा पहले यूएस और इजराइल को दिया था। अब यहाँ पे आपके अंदर डाउट आया होगा कि आखिर ये जो हाउथीज है, ये हाउथीज का मतलब क्या होता है। तो ये जो आप हाउथीज देख रहे हो, ये एक मिलिट्री का संस्था है, ये एक मिलिट्री का ग्रुप है, ये एक रेबल मिलिट्री ग्रुप है। कहाँ का रेबल मिलिट्री ग्रुप है? ये येमेन एक कंट्री है, येमेन एक देश है, येमेन देश का एक मिलिट्री का संस्था है। उसी मिलिट्री संस्था को बोला जाता है हाउथीज। समझ गए इतना बात? अब ये जो येमेन कंट्री है, ये ईरान को फेवर करती है, यानी कि येमेन जो देश है, ये ईरान को सपोर्ट करती है। इसीलिए येमेन देश का हाउथीज जो है, मिलिट्री का संस्था है, उन्होंने 17 घंटा पहले अमेरिका और इजराइल को खुला चुनौती दिया था कि हमारा जो फिंगर है वो बंदूक के ट्रिगर पर है। ये 17 घंटा पहले का खबर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 6 घंटा पहले खबर आता है, येमेन्स हाउथीज जॉइन मिडिल ईस्ट वार लॉन्चेस फर्स्ट अटैक अगेंस्ट इजराइल। यानी कि येमेन देश का जो हाउथीज मिलिट्री का ग्रुप है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है मिडिल ईस्ट का वार। यानी कि इतना दिन से जो यूएस, ईरान और इजराइल, इन तीनों देशों के बीच वार हो रहा था, अब इन तीनों देशों में एक और नया कंट्री ऐड हो चुका है, जो है भैया येमेन। येमेन हाउथीज जॉइन मिडिल ईस्ट वार लॉन्चेस फर्स्ट अटैक अगेंस्ट इजराइल। यानी कि इस ग्रुप ने, इस रेबल का जो संस्था है, इजराइल में भैया जोरदार हमला कर दिया है। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये जो वार है, इस वार में एक नया टेंशन शुरू हो चुका है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें नया टेंशन क्या है, वार या फिर हमला वगैरह तो पहले से ही चल रहा था। तो जी हाँ, हमला वगैरह पहले से चल ही रहा था, लेकिन किन लोगों के बीच चल रहा था? ईरान, इजराइल और यूएस, इन्हीं 3 देशों के बीच चल रहा था। लेकिन फिलहाल का कंडीशन ऐसा है कि भैया किसी चौथे पार्टी ने भी इस वार में पार्टिसिपेट कर लिया है। अब अगर चौथा पार्टी ने इस वार में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो इसका मतलब आने वाले समय में और भी ज्यादा चांसेस है कि कोई 5वां देश भी एंट्री करेगा, कोई 6ठा देश भी एंट्री कर लेगा। अब इस तरीके से अगर एक के बाद एक अगर अलग अलग देश पार्टिसिपेट करते जाएगा इस वार में, तो ये जो वार है वर्ल्ड वॉर 3 की दिशा में भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो येमेन का जो मिलिट्री का संस्था है, इजराइल में हमला कर दिया है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसका जो जवाब है इजराइल या फिर अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से देता है, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी था ना। थर्ड पार्टी एज ए ईरान का सपोर्टर होके आपने इजराइल में हमला बोल दिया है। अब इसका जवाब इजराइल या फिर अमेरिका किस तरीके से देता है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और यही एक नया जो टेंशन है, ये इस वार में शुरू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, वेलकम टू हेल, ईरानियन डेली वांट्स यूएस ट्रूप्स विल लीव ओनली इन कफिन्स इफ। कहने का मतलब ये है कि देखो, ईरान में काफी सारा इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो ईरान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके थ्रू से ईरान को ये इंफॉर्मेशन मिला है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है अपना जो ग्राउंड लेवल का ट्रूप्स है, ग्राउंड लेवल जो मिलिट्री है, वो धीरे धीरे अमेरिका जो है ईरान की तरफ भेज रहा है। क्या समझा आपने? इतना दिन ये जो वार चल रहा था ईरान, इजराइल और यूएस के बीच, इतना दिन वार ड्रोन अटैक के थ्रू
से या फिर फाइटर जेट वगैरह से हो रहा था। लेकिन ईरान को ऐसा अब लग रहा है कि अमेरिका जो है अपना जो ग्राउंड लेवल मिलिट्री है वो धीरे धीरे ईरान की तरफ भेज रहा है। अब अगर ऐसा भेजेगा अमेरिका, अगर ग्राउंड लेवल ट्रूप्स को ईरान की तरफ भेजेगा तो भैया ईरान तो भैया चुप नहीं बैठेगा, वो भी अपना ग्राउंड मिलिट्री को परमिशन दे देगा कि भैया पीछे हटना नहीं है। तो ये जो वार है और भी ज्यादा नेगेटिव दिशा में जा सकता है। और इसी के लिए ईरान ने अमेरिका को एक जोरदार धमकी भी दिया है इस टॉपिक पर। क्या टॉपिक पर? कि ये जो अमेरिका अपने ग्राउंड लेवल ट्रूप्स को ईरान की तरफ भेज रहा है तो ईरान ने साफ साफ वार्निंग दिया है कि वेलकम टू हेल, यानी कि नर्क में आप लोगों का स्वागत है। किनका स्वागत है? अमेरिकन सेना, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा ईरान का कहना है कि आप लोग जो ग्राउंड लेवल ट्रूप्स को हमारे देश में भेज रहे हो धीरे धीरे, तो वेलकम टू हेल, ईरानियन डेली वांट्स यूएस ट्रूप्स विल लीव ओनली इन कफिन्स, यानी कि भैया किसी को भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा ईरान का कहना है। ठीक है ना? तो ईरान ने इनडायरेक्टली अमेरिका को बोल दिया है कि आप लोग जो ग्राउंड लेवल ट्रूप्स को हमारे देश में भेज रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, वेलकम टू हेल, यानी कि नर्क में आप लोगों का स्वागत है, हम लोग आपका जो स्वागत है काफी अच्छी तरीके से करेंगे, ऐसा ईरान ने अमेरिका को धमकी दिया है। ठीक है ना? और ईरान भी भैया चुप नहीं बैठा है, ईरान को आप कमजोर मत समझ लेना, ईरान भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईरान मोबिलाइजेस ओवर 1 मिलियन ग्राउंड ट्रूप्स टू काउंटर यूएस इन्वेजन थ्रेट, यानी कि ये जो मार्केट में खबर चल रहा है कि अमेरिका अपने सेना को ईरान की तरफ भेज रहा है, तो ईरान ने इसकी तैयारी में क्या किया है कि 1 मिलियन ट्रूप्स को, ग्राउंड ट्रूप्स को काउंटर करने के लिए ईरान तैयार रखा है। यानी कि ईरान ने 10 लाख से ज्यादा जो अपना मिलिट्री है उसको तैयार करके रखा है, पूरा रेडी रखा है कि जैसे ही अमेरिकन सोल्जर्स आएगा, हमला करेगा, तो ईरान का भी जो मिलिट्री है वो भी उन पर टूट पड़ेगा। तो ईरान भी पूरी तैयारी के साथ बैठा है। दोस्तों ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, अगर प्रैक्टिकली ये सब हो जाता है, आप सोच नहीं सकते शेयर बाजार का क्या हालत हो सकता है। क्योंकि एक होता है कि फाइटर जेट से हमला, हमने फाइटर जेट उड़ा दिया, एक बॉम्ब फेंक दिया, या फिर मिसाइल से हमने हमला कर दिया, या फिर ड्रोन चला के हमने हमला कर दिया। ड्रोन से, मिसाइल से या फिर फाइटर जेट से हमला करना अलग बात होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल मिलिट्री अगर कहीं पे घुस के मारता है या फिर ग्राउंड लेवल मिलिट्री के साथ अगर वार शुरू हो जाता है ना, तो वो जो वार है इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। तो हम लोग यही प्रे करेंगे कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल मिलिट्री के साथ ये वार शुरू ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो वार रुकने के बजाय और भी ज्यादा वार जो है वो एस्केलेट होता रहेगा, और जितना ज्यादा वार एस्केलेट होगा उतना ज्यादा हमारे इंडियन मार्केट बोलो या फिर पूरा ग्लोबल शेयर मार्केट बोलो, भैया खराबी खबर है। उसके बाद आपको पता होगा ये जो रास्ता है, ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और यहीं से क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा सप्लाई जाता है, और ये जो रास्ता है ये ईरान के कंट्रोल में है। अब इस मैटर में खबर, बहुत बड़ा खबर क्या है कि ये जो रास्ता है ये ईरान के कंट्रोल में है। तो ईरान का कौन सा डिपार्टमेंट इस रास्ते को संभालता था? तो ईरान का जो नेवी है वो नेवी ही इस रास्ते को संभालता था। तो अभी का सबसे बड़ा खबर ये है कि ईरान का जो नेवी का मेन चीफ है, जो चीफ इस रास्ते को संभालता था, ईरान का नेवी का जो ऑफिसर है, जो चीफ है, जो इतना दिन से इस रास्ते को संभाल रहा था, अभी के टाइम पे खबर ये आया है कि भैया अमेरिका ने ईरान के जो नेवी चीफ है उसको खत्म कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईरानियन नेवी चीफ ओवरसीइंग हॉर्मुज़ क्लोजर किल्ड, यानी कि ईरान का जो नेवी चीफ है, जो चीफ इतना दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को देखभाल करता था, यहाँ पे पूरा काउंटर आंसर देता था, तो उसी चीफ को अमेरिका ने भैया खत्म कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो व्यक्ति है यही है तो नहीं था, और इनका नाम था अली रेजा तंगिस्री। तो अली रेजा जो ईरान का नेवी चीफ था उसको भैया खत्म कर दिया है। अब अमेरिका का प्लान क्या है पता है? स्टार्टिंग से अमेरिका यही प्लान कर रहा है कि ईरान का जो मेन आदमी है उसको पहले खत्म करो। इस वार का स्टार्टिंग में ही अमेरिका ने क्या किया था कि ईरान का जो मेन सुप्रीम लीडर है उसको खत्म किया था। उसके बाद जो मिलिट्री लेवल पे बड़े बड़े लोग थे उसको खत्म किया, और एक बार फिर से अमेरिका ने क्या दिमाग लगाया कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना परेशान करके रखा है ना ईरान ने, मैं काम करता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मेन लीडर है उसको ही चलो खत्म कर देता हूं। तो वही अमेरिका ने किया है। अब इसका बदले में, इसका जवाब में ईरान क्या करता है वो भी देखना आने वाले समय में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद आपको पता होगा कुछ दिन पहले का ये खबर है कि ट्रंप पोस्टपोन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरानियन पावर प्लांट्स फॉर 5 डेज, यानी कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने ये बोला था कि ये जो वार है इस वार को मैं 5 दिनों के लिए रोक रहा हूं। ट्रंप ने ईरान को कहा था कि हम लोग आने वाले 5 दिनों तक तुम्हारे पावर प्लांट में हमला नहीं करेंगे। ये कुछ दिन पहले का खबर है। अब ये जो 5 दिन था, ट्रंप का जो डेडलाइन था वो खत्म होने वाला ही था, यानी कि सैटरडे और संडे को 5 दिन ट्रंप का जो डेडलाइन था वो खत्म होने वाला ही था। उसके बाद एक और ताजा खबर ये आ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं, ट्रंप पोस्टपोन यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान पावर ग्रिड टू
अप्रैल 6 एमिड टॉक्स, यानी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों का समय लिया था, अब उस 5 दिन को डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया। अब पोस्टपोन करके अब कौन सा नया डेट दिया है, 6 अप्रैल दिया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हम लोग 6 अप्रैल तक ईरान पर कोई भी पावर प्लांट में हमला नहीं करेंगे। 6 अप्रैल तक हम लोग कोई भी हमला नहीं करने वाले हैं। अब आपको तो ये खबर सुनकर यही लग रहा होगा कि चलो अच्छा हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने इस डेडलाइन को और भी ज्यादा पोस्टपोन कर दिया। अब 6 अप्रैल तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, ये खबर तो अच्छा है। लेकिन यहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो। ये खबर दोस्तों कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये जो 6 अप्रैल तक डोनाल्ड ट्रंप ने पिछवा दिया अपने डेट को, अब इससे क्या हो गया कि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी का लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। 6 अप्रैल तक डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया, यानी कि 6 अप्रैल तक तो हम ये मान सकते हैं कि वार रुकने वाला नहीं है, उल्टा वार और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि 6 अप्रैल तक वो हमला नहीं करेंगे। अब 6 अप्रैल के बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं, उसके बाद फैसला होगा, उसके बाद वार रुकेगा नहीं रुकेगा वो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन 6 अप्रैल तक तो ट्रंप ने झुला कर रख दिया। अब इसी झुलाने की वजह से मार्केट में भैया अनसर्टेनिटी फैल गया, और जब तक शेयर मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा, शेयर मार्केट में तेजी तो भैया भूल ही जाओ, ठीक है ना। तो ट्रंप का एक के बाद यू टर्न आ रहा है। पहले बोलते हैं कि भैया हम लोग 5 दिनों तक हमला नहीं करेंगे, उसके बाद बोलते हैं कि भैया नहीं भैया हम लोग 6 अप्रैल तक कोई भी हमला नहीं करेंगे। तो इनकी बातों पर विश्वास करना आज के डेट में काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि एक और नया वार शुरू हो चुका है। तो दोस्तों नया वार तो नहीं बोलूंगा, ये वार तो काफी सालों से चल ही रहा था, लेकिन काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुका था सिचुएशन। लेकिन एक बार फिर से वो जो सिचुएशन है बिगड़ने लगा है। और ये मैं किस वार की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रशिया और यूक्रेन का। आपको पता है पिछले 4 सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था, लेकिन सिचुएशन मोटा मोटी नॉर्मल हो गया था। अब वो जो सिचुएशन नॉर्मल हो गया था उसमें किसी का शायद नजर लग गया। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो यूक्रेन स्ट्राइक्स की रशियन ऑयल पोर्ट एंड रिफाइनरी, यानी कि यूक्रेन ने जोरदार हमला कर दिया है रशिया पर, और अरे गहरे जगह पर नहीं किया है। रशिया का जो की ऑयल का पोर्ट है, यानी कि सबसे मेन जो क्रूड ऑयल का जगह है, वहीं पे यूक्रेन ने हमला कर दिया है, ठीक है ना। तो एक तरफ ईरान, इजराइल और यूएस का वार चल ही रहा है। अब उस वार में एक और नया देश ने भी एंट्री कर लिया, यमन देश ने एंट्री कर लिया। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन का जो वार है इतना दिन से शांत था, एक बार फिर से रशिया यूक्रेन जो वार है वो शुरू हो चुका है। अब इतना ज्यादा वार का कहानी चलेगा तो भैया क्रूड ऑयल तो झुंझुनी नहीं बचाएगा। क्रूड ऑयल का भाव देखोगे भैया 112 तक पहुंच गया है। अब मार्केट अभी तो बंद है, मार्केट जब खुलेगा उसके बाद फिर क्रूड ऑयल का भाव देखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल किस हद तक उछलता है, ठीक है ना। तो हर तरफ वार जो है वो एस्केलेट होते ही जा रहा है। बात अगर गोल्ड और सिल्वर की किया जाए तो यहाँ पे हमें उतना ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिल रहा है। डॉलर की बात किया जाए, यानी कि रुपी और डॉलर की रिश्ता की बात किया जाए, तो हमारा जो रुपी है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोटा मोटी 95 लेवल को टच करने वाला है हमारा इंडियन रुपीस, जो चीज हमारे इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है आने वाले समय में। यानी कि अभी आपको लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा 95 लेवल जाने से, लेकिन इसका असर आपको आज देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले 6 महीना 1 साल के बाद देखना देश में किस हद तक इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो बढ़ सकता है इस चीज की वजह से, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा खराब है। अब जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा आरबीआई का हाथ बन जाएगा। आरबीआई रेट कट नहीं करेंगे। रेट कट ना होना मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना। और लास्टली अगर एफएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो भैया इतना खराब सिचुएशन में एफएस थोड़ी ना हमारे इंडियन शेयर बाजार में पैसा लगाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन में इतना ही बोलूंगा कि वार रुकने का जो इंडिकेशन है कहीं से भी नहीं मिल रहा है। उल्टा वार जो है और भी ज्यादा एस्केलेट होने का जो खबर है अलग अलग जगहों से आ रहा है। कभी कोई नया देश एंट्री कर रहा है वार में, कभी रशिया यूक्रेन का जो वार है पुराना वार फिर से नया रूप ले रहा है। तो इस तरीके से वार का जो सिलसिला है और भी ज्यादा बढ़ रहा है। जितना ज्यादा वार का सिलसिला बढ़ेगा उतना ज्यादा क्रूड ऑयल में हैम्पर पड़ेगा और उतना ही ज्यादा मार्केट परेशानियों में रहेगा, ठीक है ना। इतना ही बोलूंगा। बाकी मैंने बोला था कि पोर्टफोलियो को इस माहौल में कैसे बचाया जा सकता है, तो पोर्टफोलियो बचाने का फिलहाल के टाइम पे 2 ही सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन, जिसके पास पैसा है भैया वो तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में एवरेजिंग करके अपने पोर्टफोलियो का जो लॉस है उसको थोड़ा बहुत रिकवर कर सकता है, पहला पॉइंट। अब जिसके पास पैसा नहीं है उनके पास भैया होल्ड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छा क्वालिटी के स्टॉक्स है, अगर बिजनेस अच्छा है ना, तो आज भले ही वार के प्रेशर से गिरा है, कल वो जरूर कमबैक करेगा। अब वो कल कब आएगा इसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता,
लेकिन जिस दिन ये वार रुकेगा, वार तो आज नहीं तो कल रुकने ही वाला है, सारा जिंदगी तो वार नहीं चलेगा। जिस दिन ये वार रुकेगा सबसे पहले वही स्टॉक्स कमबैक करेगा जिन स्टॉक्स का बिजनेस अच्छा है, ठीक है ना। इसलिए बिजनेस क्वालिटी वाले स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है, घबराना नहीं है, यही शेयर बाजार का पार्ट है। शेयर बाजार में यही सब तो हमें झेलना है। अगर ये सब आप नहीं झेल पाओगे, ये सब क्रैश को नहीं झेल पाओगे, तब शेयर बाजार में लंबा नहीं टिक पाओगे, यही झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि अच्छा क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, अच्छा फंड में इन्वेस्ट करो, आज नहीं तो कल आपको अच्छा फायदा देगा। लेकिन हाँ, ये सब जो चैलेंजेस है ये आपको झेलना ही पड़ेगा। समझ गए ना। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल अनिकेत जी की तरफ से आया है, गिफ्ट निफ्टी क्या है। अनिकेत जी बताना चाहूंगा, गिफ्ट निफ्टी जो है ये हमारे ही इंडियन निफ्टी 50 का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसी तरह ये जो गिफ्ट निफ्टी है ये हमारा निफ्टी 50 का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि दूसरे कंट्री में ट्रेड होता है, उसी को बोला जाता है गिफ्ट निफ्टी। समझ गए इतना बात। अगला सवाल आया है शॉर्ट वाइब जी की तरफ से, सब फेक स्कैम है। अब ये जो कमेंट है उन्होंने एसआईपी वाला वीडियो में डाला था, तो इस भाई का ऐसा कहना है कि एसआईपी वगैरह सब फेक है, सब स्कैम है। शॉर्ट वाइब जी इतना ही बताना चाहूंगा, आप एसआईपी के बारे में उनसे जाकर पूछो जिन लोगों ने 2020 से पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। उनसे जाकर अगर आप बोलोगे कि एसआईपी फेक है, एसआईपी स्कैम है, भैया वो आपको दो चमाटा मार सकता है। हाँ, ये बात सच है कि पिछले 1 सालों से मार्केट चला नहीं है, तो एसआईपी वालों का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन वो जो नुकसान है वो टेम्पोररी नुकसान है। एसआईपी वाले को जो नुकसान है वो टेम्पोररी नुकसान है, क्योंकि वार के वजह से मार्केट गिरा है। वार जिस दिन खत्म होगा मार्केट फिर से बढ़ेगा, उन एसआईपी वालों का भी फिर से प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। एसआईपी उन लोगों से पूछो जो लोग काफी सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो एसआईपी 1 साल 2 साल का खेला नहीं है, लॉन्ग टर्म का खेला है। कितना बार बोलूंगा इस चीज को। अगर आप 1 साल 2 साल की गिरावट से ही डर रहे हो तो भैया एसआईपी फिर आपके लिए बना ही नहीं है। अगला सवाल रातुल जी की तरफ से आया है, मेरा 6 एसआईपी था, बहुत गिर गया है, अब क्या करूं। आजकल यही सिमिलर कमेंट ज्यादातर लोग बोल रहा है, तो आंसर मैं एक ही दूंगा कि मेरे भाई वार का सिचुएशन है, मार्केट का कंडीशन खराब है, मार्केट गिरा हुआ है, इसलिए आपको एसआईपी नुकसान दे रहा है। जिस दिन वार खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से मार्केट बढ़ेगा, आपका जो एसआईपी का नुकसान है फिर से रिकवर हो जाएगा। ये सब जो टॉर्चर है, मार्केट का टॉर्चर है, ये नहीं झेलोगे तो शेयर बाजार से कैसे पैसा बनाओगे, ठीक है ना। अगर आपको टॉर्चर झेलना नहीं आता है, अगर आप ये सब टेंशन को नहीं देख सकते हो, तो आपको चले जाना चाहिए बैंक का एफडी में। बैंक में एफडी कर दो, उसके बाद क्या होगा, आपका जो ग्राफ है इस तरीके से बढ़ेगा, आपका ग्राफ में कभी भी डाउन नहीं आएगा। लेकिन जबकि बात शेयर बाजार की है, तो शेयर बाजार में भैया ऊपर, शेयर बाजार ऊपर भी जाएगा, शेयर बाजार गिरेगा भी, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा भी। अब ये सब टॉर्चर को झेलना ही पड़ेगा। 5 साल 10 साल के लिए झेलोगे तभी ना आप उतना रिटर्न बना पाओगे जितना रिटर्न भैया बैंक वालों को बनाने में 20-20 40-40 साल लगते हैं। बैंक में जो रिटर्न 40 साल में बनता है वो रिटर्न आपको मार्केट 10 साल में बनाकर दे सकता है। लेकिन आपको ये सब जो टॉर्चर है, टॉर्चर झेलना पड़ेगा। कभी युद्ध लगेगा, कभी कोरोना वायरस आ जाएगा, कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कभी जीडीपी गिर जाएगा। ये सब टॉर्चर झेलोगे, लंबे समय तक टिकोगे, तभी आप उतना रिटर्न बना पाओगे जितना रिटर्न का आपने कभी सपना देखा था। समझ गए ना। कितना बार समझाऊं यार। अगला सवाल आया है एग्जीक्यूटिव जी की तरफ से, लड़े कोई भरे कोई, युद्ध दुनिया के किसी भी कोने में हो, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आज तक इंडिया को ही हो रहा है, बाकी सब फायदे में निकल जाते हैं, युद्ध करने वाला देश भी। यानी कि इनका ऐसा कहना है कि भैया लड़ कोई और रहा है और उसका जो भुगतान है कोई और देश कर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन ये है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि फिलहाल के टाइम पे ईरान, इजराइल और यूएस के बीच अगर वार हो रहा है तो इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है भैया क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होता ना, तो भैया इंडियन मार्केट का ऐसा हालत नहीं होता। जबकि हमारा जो देश है मोटा मोटी 85% जो क्रूड ऑयल है बाहर के देशों से खरीदता है। यानी कि हमारे देश में अगर 100 बैरल जो है क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, तो 100 बैरल में से 85 बैरल जो है वो हम लोग बाहर के देशों से खरीदते हैं। इसीलिए तो बाहर के देशों में फिलहाल लड़ाई चल रहा है, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है, इसी क्रूड ऑयल के वजह से गिर रहा है। तो आपने क्या बोला कि लड़े कोई और उसका भुगतान कोई और देश करे। जी हाँ, करेगा, क्योंकि हमारा जो देश है दूसरे देशों पर निर्भर है। हमारे देश में क्रूड ऑयल उतना नहीं है, बाहर के देशों से खरीदते हैं, इसीलिए इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा परेशानी देखने को मिल रहा है। आशा करता हूं मैंने जो आपका आंसर है अच्छी तरीके से दे दिया हूं। अगर आप लोगों के अंदर भी कोई सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो कि कैसे घर बैठे पार्ट टाइम काम करके पॉकेट खर्चा निकाला जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।